गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे अपने पड़ोसी देश म्यांमार से। म्यांमार में पाकिस्तान समर्थित उग्रवादी समूह अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी ARSA ने रखाइन प्रांत में अराकान आर्मी पर हमला किया है। इस हमले में अराकान आर्मी के कई लड़ाकों के मारे जाने की खबर है। अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी के बयान के अनुसार यह हमला ताऊ प्योलेट में हुआ। इस दौरान अराकान आर्मी के 2 कैंपों को निशाना बनाया गया। यह हमला 10 अगस्त की रात करीब 11 बजे शुरू हुआ और लगभग 50 मिनट तक चला। बयान में दावा किया गया कि इस हमले में अराकान आर्मी के कम से कम 5 लड़ाके मारे गए और 12 से ज़्यादा गंभीर रूप से घायल हुए। इस दौरान अराकान आर्मी के दर्जनों लड़ाके घटनास्थल से भाग गए। न्यूज़ न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी को पाकिस्तान का समर्थन प्राप्त है। यह हथियारबंद समूह म्यांमार के मुसलमान रोहिंग्या आबादी के बीच अपनी गतिविधियों को संचालित करता है। रिपोर्ट में बताया गया कि इस समूह को पाकिस्तानी आतंकवादी समूह लश्कर तैयबा समेत कई दूसरे आतंकवादी समूहों का समर्थन हासिल है। ऐसे में माना जा रहा है कि अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी के उदय से म्यांमार की सीमा से सटे भारतीय इलाकों को भी खतरा पैदा हो सकता है। अराकान आर्मी क्या है? अराकान आर्मी म्यांमार का एक विद्रोही समूह है जिसका गठन 2009 में पश्चिमी म्यांमार के रखाइन राज्य में बौद्ध आबादी के लिए अधिक स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। वर्तमान में अराकान आर्मी म्यांमार के रखाइन प्रांत के 17 में से 15 कस्बों को नियंत्रित करता है। यह समूह पहले से ही म्यांमार सेना और ARSA जैसे अन्य समूह उग्रवादी समूह सहित विभिन्न गुटों के साथ संघर्ष में उलझा हुआ है। कहा जाता है कि अराकान आर्मी का चीन से अच्छे संबंध है। म्यांमार में घुसपैठ कर रहा पाकिस्तान लंबे समय से म्यांमार में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों ने इस काम के लिए बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को भी अपना मोहरा बनाया है। इसके जरिए वे बांग्लादेश में शरणार्थियों के रूप में रहने वाले रोगियों को साध रहा है और उन्हें अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी में भर्ती होने के लिए उकसा रहा है। पाकिस्तान ने हाल ही में बांग्लादेश के रोहिंग्या शिविरों में कई कैंप आयोजित किए जिनमें उन्हें हथियार और दूसरे जरूरत के सामान देने का वादा किया था। आइए बात करें FBI की। अमेरिकी एजेंसी FBI गोपनीय दस्तावेज रखने संबंधी जांच के तहत पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA जॉन बोल्टन के मैरीलैंड स्थित आवास की तलाशी ले रही है। सूत्रों ने शुक्रवार को जानकारी दी। बोल्टन और व्हाइट हाउस के प्रवक्ता से मामले में कोई जवाब नहीं मिला। बोल्टन का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने भी फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं की है। बोल्टन ट्रंप की पिछली सरकार के दौरान 17 महीनों तक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहे थे। ईरान, अफगानिस्तान और उत्तर कोरिया को लेकर उनकी और ट्रंप के बीच मतभेद रहा। ट्रंप के पिछले प्रशासन ने बोल्टन की एक किताब के प्रकाशन को रोकने की असफल कोशिश की थी जिसमें गोपनीय जानकारी होने का आरोप लगाया गया था। इस साल राष्ट्रपति पद संभालने के पहले दिन ही ट्रंप ने बोल्टन समेत 4 दर्जन से ज़्यादा पूर्व खुफिया अधिकारी की सुरक्षा मंजूरी रद्द कर दी। बोल्टन उन 3 पूर्व अधिकारियों में शामिल थे जिनकी सुरक्षा मंजूरी ट्रंप ने इस साल की शुरुआत में रद्द कर दी थी। जॉन बोल्टन ने हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर लगाए गए टैरिफ की आलोचना की थी। उन्हें कहा था कि ट्रंप का पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर को अचानक खुश करना और भारत के खिलाफ टैरिफ संबंधी उनकी तीखी टिप्पणी का रणनीतिक बदलाव से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत और पाकिस्तान के साथ अमेरिका के संबंधों में बदलाव नोबेल शांति पुरस्कार जीतने की ट्रंप की महत्वाकांक्षा से जुड़ा है। ये बात करें इसराइल की। इसराइल के रक्षा मंत्री ने कहा कि अगर हमास ने हथियार छोड़ने सभी बंधकों को छोड़ने की शर्तें नहीं मानी तो गाजा शहर को बर्बाद कर दिया जाएगा। रक्षा मंत्री इसराइल कार्ड्स की टिप्पणी गाजा सिटी पर बड़े पैमाने पर हमले की योजना को कैबिनेट मंजूरी मिलने के बाद आई है। सोमवार को गाजा के चरमपंथी समूह हमास ने कतर और मिस्र के मध्यस्थों की तरफ से पेश किए गए 60 दिनों के विराम प्रस्ताव पर सहमति जताई थी। कतर ने बताया था कि हमास ने समझौते के तहत गाजा में आधे बंधकों को रिहा करने पर सहमति जताई थी। हालांकि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इससे साफ इनकार कर दिया है। नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने इजरायल को स्वीकार्य शर्तों पर सभी शेष बंधकों की रिहाई और गाजा में युद्ध को समाप्त करने के लिए बातचीत शुरू करने का निर्देश दिया है। इसराइल का मानना है कि गाजा में अभी 50 इजरायली बंधक मौजूद हैं। इनमें से केवल 20 के ही जिंदा होने की संभावना है। रक्षा मंत्री कॉर्ड ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जल्दी गाजा में हमास के हत्यारों और बलात्कारियों के सिर पर नर्क के दरवाजे खुल जाएंगे जब तक कि वे युद्ध खत्म करने के लिए इसराइल की शर्तों, सभी बंधकों की रिहाई और उनके निरस्तीकरण पर सहमत नहीं हो जाते। उन्हें आगे कहा कि अगर वे नहीं मानते तो हमास की राजधानी गाजा, रफा और बेत हनून बन जाएगी। इसराइल के सैन्य अभियानों के बाद दोनों शहर खंडर में तब्दील हो गए हैं। इस बीच IDF ने कहा कि उसने गाजा सिटी पर कब्जे के लिए अपना पहला कदम शुरू कर दिया है। IDF ने चिकित्सा अधिकारियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को चेतावनी दी है कि वे सैनिकों के आने से पहले गाजा शहर की 10 लाख की आबादी को दक्षिण में पहुंचाने की योजना के लिए तैयार रहें। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि गाजा सिटी में नया सैन्य अभियान मानवीय संकट को और गहरा कर देगा। इजरायली सेना ने 7 अक्टूबर 2023 को दक्षिणी इसराइल पर हमास के नेतृत्व वाले हमले के जवाब में गाजा में एक अभियान शुरू किया है जिसमें लगभग 1200 लोग मारे गए और 251 अन्य बंधक बना लिए गए। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इजरायली अभियान शुरू होने के बाद से अब तक गाजा में कम से कम 62,192 लोग मारे जा चुके हैं। आइए बात करें अमेरिका की टैरिफ की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर 50% टैरिफ लगाने पर विशेषज्ञों ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि रूस से तेल खरीदने पर भारत पर टैरिफ लगाने और चीन को बचाने से
अमेरिका को ही नुकसान हो सकता है। भारत पर टैरिफ लगाने से दोनों देशों के संबंधों पर प्रभाव पड़ेगा। भू राजनीतिक और आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि भारत के खिलाफ इस हमले का भारत अमेरिकी संबंधों पर दूरगामी और दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकता है। ट्रंप की सहयोगी निकी हेली ने एक लेख में कहा कि चीन को पछाड़ने के अमेरिकी विदेश नीति के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अमेरिका और भारत के बीच संबंधों को पटरी पर लाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ और नहीं है। भारत से मूल्यवान, स्वतंत्र और लोकतांत्रिक साझेदार की तरह व्यवहार किया जाना चाहिए, न कि चीन जैसे प्रतिद्वंदी की तरह। एशिया में चीनी प्रभुत्व के प्रतिकार के रूप में काम करने वाले एकमात्र देश के साथ 25 वर्षों की गति को रोकना एक रणनीतिक आपदा होगी। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका को अपनी महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाओं को चीन से दूर ले जाने में मदद करने के लिए आवश्यक है और यह स्वतंत्र विश्व की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण परिस्थिति है। जबकि ट्रंप प्रशासन विनिर्माण को अमेरिका में वापस लाने के लिए काम कर रहा है। भारत उन उत्पादों के लिए चीन जैसे पैमाने पर विनिर्माण करने की क्षमता के मामले में अकेला है जिनका उत्पादन यहाँ शीघ्रता से या कुशलता से नहीं किया जा सकता, जैसे कि कपड़ा, सस्ते फ़ोन और सौर पैनल। हेली ने कहा कि चीन के विपरीत लोकतांत्रिक भारत का उदय स्वतंत्र विश्व के लिए खतरा नहीं है, इसलिए भारत की शक्ति बढ़ने के साथ ही चीन की महत्वाकांक्षाएं कम होनी होगी। भू राजनीतिक विशेषज्ञ फरीद जकारिया ने अमेरिकी भारत संबंधों को खराब करने के लिए ट्रंप की आलोचना की। जकारिया ने कहा कि ट्रंप की ओर से भारत पर लगाए गए दंडात्मक टैरिफ अमेरिका की सबसे बड़ी विदेश नीति गलती थी। अगर ट्रंप अपना रुख बदल भी देते तो भी नुकसान हो चुका है। भारत का मानना है कि अमेरिका ने अपना असली रंग दिखा दिया है, वो अविश्वसनीय और जिसे वो अपना दोस्त कहता है उसका क्रूरता करने को तैयार है। भारत को लगा कि उसे अपनी बाजी सुरक्षित रखनी होगी, रूस के साथ नज़दीकी बनाए रखे और चीन के साथ सुलह करे। अमेरिकी अर्थशास्त्री जेफरी सेक्स ने भी भारत पर 50% टैरिफ लगाने के ट्रंप के कदम की आलोचना की। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ब्रिक्स के महान एकीकरण करता है। उन्होंने टैरिफ को अमेरिकी विदेश नीति में सबसे मूर्खतापूर्ण रणनीतिक कदम कहा। वरिष्ठ अमेरिकी कांग्रेस सदस्य ग्रेगरी मिक्स ने भी भारत पर टैरिफ लगाने के लिए ट्रंप की आलोचना की। उन्होंने कहा कि टैरिफ से वाशिंगटन और नई दिल्ली के बीच मजबूत साझेदारी बनाने के लिए 2 दशकों से अधिक समय से किए जा रहे सावधानीपूर्वक कार्य को खतरा है। हमारे बीच गहरे रणनीतिक, आर्थिक और लोगों के बीच संबंध है। चिंताओं का समाधान हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप पारस्परिक सम्मान के साथ किया जाना चाहिए। Please do like, share and subscribe this channel of my news, views and analysis by Prakash.